हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है इसमें हम लोकपाल के बारे में पढ़ेंगे, जो आरपीएससी स्कूल व्याख्या था और सेकंड ग्रेड कह सकते हैं, और आरएस के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो सबसे पहले लोकपाल की जो पृष्ठभूमि है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले लोकपाल की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सबसे पहले ओम्बुड्समैन नामक संस्था की शुरुआत 1809 में की गई थी। मतलब भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से निपटना था, इसके लिए ओम्बुड्समैन नामक संस्था की जो शुरुआत है 1809 में की गई। देखो, ओम्बुड एक स्वीडिश शब्द है। ओम्बुड जो शब्द है एक ऐसा एक स्वीडिश शब्द है, और वस्तुतः ओम्बुड्समैन का जो अर्थ है एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलंब, अकुशलता, अपारदर्शिता एवं पद के दुरुपयोग से नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु नियुक्त किया जाए, उसको बोलते हैं ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित रखता है जिसे कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलंब, अकुशलता, अपारदर्शिता और पद के दुरुपयोग से नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु नियुक्त किया जाए, उसको बोलते हैं ओम्बुड्समैन। देखो, इसके बाद में बात करते हैं, ओम्बुड्समैन जो है लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले पद के दुरुपयोग को रोकता है। ओम्बुड्समैन क्या करता है, जो लोक सेवक हैं उनके द्वारा जो पद का दुरुपयोग करते हैं उसको रोकना इसका काम है ना। इसके बाद में बात करते हैं, पर्यवेक्षण करता है कि लोक सेवकों द्वारा कानूनों, नियमों आदि की अनुपालना सही ढंग से की जा रही है कि नहीं। देखो, ओम्बुड्समैन या लोकपाल जो है ना, जो क्या करता है कि इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करता है, सुपरविज़न करता है कि लोक सेवकों द्वारा जो कानूनों, नियमों आदि की अनुपालना जो है सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अब देखो, इसके बाद में भारतीय परिदृश्य में इसकी बात करते हैं। देखो, भारतीय परिदृश्य में भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का जो विचार है सर्वप्रथम 1960 के दशक में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया। देखो, भारत में जो संवैधानिक जो ओम्बुड्समैन का जो विचार है सबसे पहले 1960 में कानून जो मंत्री थे अशोक कुमार सेन ने क्या किया, संसद में प्रस्तुत किया था। देखो, इसके बाद में आगे चलते हैं। इसके बाद में देखते हैं, ओम्बुड्समैन की तरह के पद हेतु लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द का सुझाव 1963 में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने दिया। देखो, ये कह रहा है कि ओम्बुड्समैन की तरह ही एक शब्द है, जिस दो शब्द है लोकपाल और लोकायुक्त। इसका जो सुझाव है 1963 में डॉक्टर एम.एल. सिंघवी ने दिया था ना, ये ओम्बुड्समैन की तरह ही होता है। इसके बाद में है कि वर्ष 1963 में राजस्थान में भी प्रशासनिक सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन में ओम्बुड्समैन जैसी एक कानूनी संस्था के गठन की क्या की सिफारिश की। 1963 में क्या होता है, राजस्थान में प्रशासनिक सुधार समिति बैठाई गई, उसमें ओम्बुड्समैन जैसी एक कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की। भाई, इसकी ऐसी तो एक कोई संस्था होनी चाहिए। इससे आगे बात करते हैं कि वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 से 70 ने सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए केंद्रीय व राज्य स्तर पर 2 स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की। देखो, 1966 में क्या होता है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से लेकर 70 में, उसमें क्या किया गया, सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए केंद्र व राज्य स्तर पर 2 स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की क्या की सिफारिश की। मतलब एक राज्य स्तर पर भी होना चाहिए, केंद्र स्तर पर भी होना चाहिए। किसकी शिकायतों की सुनवाई के लिए, सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की देखने के लिए। तो देखो, इसको है ना प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसेस नामक अंतरिम प्रतिवेदन में इस चीज़ को सिफारिश की गई। अब देखो, इसके बाद में देखते हैं, सर्वप्रथम 1968 में लोकसभा में लोकपाल विधेयक पारित हुआ, लेकिन लोकसभा के विघटन के कारण यह विधेयक जो है समाप्त हो जाता है।
सबसे पहले 1959 में लोकसभा में लोकपाल का जो विधेयक वो पारित होता है, लेकिन लोकसभा ही विघटित हो गई, इसके कारण विधेयक ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद वर्ष 2011 तक विधेयक को पारित करवाने के 8 असफल प्रयास हुए। देखो, वर्ष 2011 तक लोकपाल जो विधेयक है इसको पारित कराने के 8 जो असफल जो प्रयास हैं वो होते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल का जो पद है वो शीघ्र स्थापित किया जाए। 2005 में क्या होती है, वीरप्पा मोइली की जो अध्यक्षता है उसमें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है उठाया जाता है और उसमें ये सिफारिश की जाती है कि लोकपाल का जो पद है उसको जल्दी से जल्दी स्थापित किया जाए। इसके बाद में देखते हैं वर्ष 2011 में सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु सुझाव देने और लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिए गठित किया गया। देखो, 2011 में क्या होता है, प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु सुझाव देने और लोकपाल के जो विधेयक है के प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिए क्या किया गया, गठित किया गया। इसके लिए देखो, अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन द्वारा भारत सरकार पर दबाव बनाया गया, जिसके कारण संसद ने लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित किया। देखो, अन्ना हजारे के नेतृत्व में क्या होता है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन द्वारा भारत सरकार पर दबाव बनाया गया, जिसके कारण संसद ने लोकपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम है 2013 क्या कर दिया, पारित कर दिया। इसके बाद में क्या होता है, 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दे दी और 16 जनवरी 2014 को ये जो लोकपाल का जो कानून है वो क्या हो गया, लागू हो गया। देखो, इस अधिनियम में केंद्रीय स्तर पर तो क्या होगा, लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना का क्या था, प्रावधान किया गया। इसके बाद में देखो, लोकपाल का जो गठन है वो किस हिसाब से होगा। देखो, लोकपाल है, इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। तो अध्यक्ष के लिए सबसे पहले देखते हैं कि अध्यक्ष के लिए क्या क्या शर्तें हैं। देखो, अध्यक्ष के लिए क्या क्या शर्तें हैं। पहला है, अध्यक्ष के लिए जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है वो लोकपाल बन सकता है। जो या तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, हाँ पहली शर्त तो हो गई, जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है वो क्या बन सकता है, लोकपाल बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, दूसरी शर्त क्या है, अथवा क्या हो सकता है, उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है तो वो भी लोकपाल बन सकता है। या तीसरा कौन बन सकता है, जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग और इसके अलावा कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान हो, वो लोकपाल बन सकता है। तो ये लोकपाल बनने की शर्तें हैं जो हमने एक एक करके देख ली। इसके बाद में जो अधिकतम जो 8 सदस्य हैं ना, उनमें क्या है प्रावधान देखते हैं। इनमें 50% न्यायिक सदस्य होंगे। लोकपाल में जो 50% जो सदस्य होंगे वो न्यायिक होंगे, या तो कोई जज होगा या कोई वकील होगा। देखो, इसके बाद में कहते हैं कम से कम 50% सदस्य जो हैं अनुसूचित जातियों, जनजातियों से एवं अन्य पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित व्यक्ति या महिलाओं में से होंगे। तो ये है लोकपाल की शर्त। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं अध्यक्ष व सदस्यों नेक्स्ट है अध्यक्ष व सदस्यों हेतु निर्हरताएं, मतलब क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए अध्यक्ष और सदस्यों के लिए। देखो, संसद या राज्य विधानमंडल या किसी पंचायत या नगरपालिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। देखो, न तो संसद का, न राज्य विधानमंडल का, या न तो किसी पंचायत का, न किसी नगरपालिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त देखो क्या है। दूसरी शर्त है किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। कोई अपराध किया उसने, उसमें दोष उसके सिद्ध हो गया तो वो भी लोकपाल नहीं बन सकता।
पद ग्रहण करने की तिथि को आयु 45 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। जिस दिन उसने पद ग्रहण किया ना, उस दिन उसकी जो आयु है 45 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। चौथी शर्त है संघ या किसी राज्य लोक सेवा से पदच्युत व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मतलब जिसने संघ या लोक सेवा आयोग से ना पद छोड़ा हो वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए लोकपाल में। नेक्स्ट है किसी राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। लोकपाल जो है ना उसका संबंध किसी राजनीतिक दल से भी नहीं होना चाहिए। तो देखो इसकी जो नियुक्ति है ना लोकपाल की वो कौन करता है, एक एक करके देखते हैं। देखो लोकपाल की जो नियुक्ति है, नियुक्ति देखो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। अब इसमें निम्न सदस्य होंगे। इसका जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होगा। लोक अध्यक्ष कौन होगा समिति का, प्रधानमंत्री होगा। अब इसके अलावा देखो कौन कौन होंगे सदस्य। देखो सदस्य कौन कौन होंगे, तो पहला है सदस्य में देखो लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, लोकसभा में विपक्ष का नेता हो गया, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट जो उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। इसके अलावा देखो राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रख्यात विधिवेत्ता हो सकता है। तो ये समिति होगी जो अध्यक्ष के जो पद है ना लोकपाल उसके लिए रिकमेंड करेगी। नोट में देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, लोकसभा में विपक्ष का नेता का दर्जा न मिले तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को समिति का सदस्य बनाया गया जाता है। मान लो कोई लोकसभा में किसी को विपक्ष का नेता ही नहीं है तो सबसे बड़ी जो पार्टी है ना उसी को पार्टी के नेता को समिति का जो सदस्य है उसको बनाया जाएगा। इसके अलावा देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रख्यात विधिवेत्ता की सिफारिश चयन समिति के अध्यक्ष या सदस्यों द्वारा की जाती है। देखो राष्ट्रपति जो विधिवेत्ता किसको रिकमेंड करेगा, तो वो भी जो चयन समिति है ना उसके अध्यक्ष और सदस्य जो बताएंगे उसी को करेगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें खोजबीन समिति होती है। खोजबीन समिति चयन समिति द्वारा खोजबीन समिति का गठन किया जाता है जो लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नियुक्ति के पात्र व्यक्तियों का एक संभावित पैनल तैयार करती है। जो देखो जो लोकपाल का जो चयन करती है ना उसमें एक खोजबीन समिति का गठन किया जाता है। वो क्या करती है, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के नियुक्ति के पात्र जो व्यक्ति हैं उनका एक संभावित पैनल तैयार करती है। देखो उससे आगे कह रहा है कि खोजबीन जो समिति है उसमें कम से कम 7 सदस्य होते हैं। खोजबीन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। देखो इसके बाद में बात करते हैं चयन समिति खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों से भिन्न किसी भी व्यक्ति के नाम पर विचार कर सकती है। देखो चयन समिति या खोजबीन समिति द्वारा जो चयन से जो समिति है ना वो खोजबीन समिति के द्वारा जो सिफारिश किए गए व्यक्ति हैं उनसे अलग भी किसी की भी व्यक्ति के नाम पर विचार कर सकती है। ऐसे नहीं कि भाई जो उसने खोजबीन समिति ने बताया उन्हीं नामों पर विचार किया जाएगा। करते हैं पद से हटाना कि लोकपाल जो है ना उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो देखो किसी अध्यक्ष या किसी सदस्य को कदाचार के आधार पर पद से तभी हटाया जा सकेगा जब उच्चतम न्यायालय की जांच में वह दोष सिद्ध हुआ हो। सेम टू सेम सभी की प्रोसेस यही है ना। देखो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति ऐसी जांच हेतु तभी निर्देशित करेगा जब इस प्रयोजन हेतु संसद के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका राष्ट्रपति को दी जाएगी। मतलब उच्चतम जो न्यायालय है जो उच्चतम जो न्यायालय को है ना राष्ट्रपति जांच के लिए तभी निर्देशित करेगा जब कम से कम संसद के 100 जो सदस्य हैं ना वो हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को याचिका दें। देखो राष्ट्रपति निम्न आधारों पर भी अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकता है। अब कौन कौन से आधार हैं देखते हैं। देखो पहला है दिवालिया न्याय निर्णीत होने पर, मतलब न्याय से है ना दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, है ना। इसके अलावा बात करते हैं पदावधि के दौरान सवैतनिक नियोजन में लगा हो, मतलब इधर लोकपाल के पद पर काम है और उधर किसी दूसरी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं अपनी भाषा में। मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम होने पर भी है ना लोकपाल को
पद से हटाया जा सकता है। देखो, रिक्तियों को भरा जाना, रिक्तियों को किस प्रकार से भरा जाएगा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के कम से कम 3 माह पूर्व नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु उपाय करेगा। देखो, चाहे अध्यक्ष हो लोकपाल का, चाहे सदस्य है, उसका जो पद की जो अवधि है वो समाप्त होने के कम से कम 3 महीने पहले ही है ना, नए अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए वो उपाय करने लग जाएगा। देखो, लोकपाल का जो कार्यकाल है 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए तभी हो जाएगा कार्यकाल पूरा। इसके बाद में लोकपाल जो है त्यागपत्र किसके देगा? राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकते हैं। देखो, इसके बाद में वेतन भत्ते व सेवा शर्तें क्या हैं लोकपाल की? अध्यक्ष के वेतन भत्ते व सेवा शर्तें वही होगी जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश की हैं। लोकपाल के जो देखो वेतन भत्ते और सेवा शर्तें वही होगी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की है ना। देखो, अन्य सदस्यों के जो वेतन भत्ते हैं, अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते व सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। देखो, अध्यक्ष की तो मुख्य न्यायाधीश के और अन्य सदस्यों के जो उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है उसके समान होगी। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते भारत सरकार की जो संचित निधि है उस पर भारित होते हैं। मतलब भारत की संचित निधि से उनको भत्ते दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पुनर्नियुक्ति की पात्रताएं। देखो, पुनर्नियुक्ति की पात्रता, क्या लोकपाल को दोबारा बनाया जा सकता है, इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। लोकपाल का जो अध्यक्ष है पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, मतलब दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अध्यक्ष की बात हो रही है केवल, है ना। लेकिन देखो, लोकपाल के जो अन्य सदस्य हैं सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। मतलब सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे। लेकिन लोकपाल के किसी सदस्य को आप अध्यक्ष बना सकते हो। तो ये पुनर्नियुक्ति की ये पात्रता हो गई ना। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट आगे कहता है कि यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाता है, मतलब पहले सदस्य था और बाद में अध्यक्ष उसको बना दिया, तो सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उसकी जो कुल की पद की जो अवधि वह 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। दोनों को मिलाकर 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अध्यक्ष व सदस्य पद न रहने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होंगे। मान लो अध्यक्ष पद से भी रिटायर हो गया, सदस्य से भी रिटायर हो गया, इसके बाद में वो चाहे कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर वो नियुक्त होना चाहिए, तो वहाँ पे वो पात्र नहीं होगा अब दोबारा कभी भी। देखो, अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में देखो क्या होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष पद हेतु प्राधिकृत कर सकेगा। देखो, अध्यक्ष अगर अनुपस्थिति है ना, तो राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करेगा और वरिष्ठतम जो सदस्य है उसको अध्यक्ष पद हेतु ऑथराइज कर देगा राष्ट्रपति लोकपाल का, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं जांच के संबंध में अधिकारिता। एक लोकपाल जो है ना किस हिसाब से जांच कर सकता है, उसके बारे में क्या क्या अथॉरिटी है। ऐसा व्यक्ति जो भारत का प्रधानमंत्री है या रहा हो के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर सकता है, परंतु इसकी निम्न शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं, देखो क्या क्या शर्तें हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित मामलों में जांच नहीं की जा सकती। एक तो प्रधानमंत्री के बारे में ना अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा हो गई, लोक व्यवस्था हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गई, अंतरिक्ष से संबंधित जो मामले हैं वहाँ पे जांच नहीं की जा सकेगी। दूसरी है लोकपाल के अध्यक्ष और सभी सदस्यों से मिलकर बनी पूर्ण न्यायपीठ में कम से कम 2/3 सदस्य हैं, ऐसी जांच का अनुमोदन करेंगे तभी जांच की जा सकती है। आगे क्या कहता है, लोकपाल का अध्यक्ष
और सभी सदस्यों से मिलकर पूर्ण न्यायपीठ में कम से कम 2/3 सदस्य ऐसी जांच का अनुमोदन करेंगे, तभी क्या की जा सकती है, जांच की जा सकती है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, जांच बंद कमरे में करवाई जाएगी। अगर शिकायत खारिज होने योग्य है तो जांच से संबंधित अभिलेखों का प्रकाशन नहीं किया जाता है। तो देखो, मान लो जांच बंद कमरे में की और शिकायत जो है ना खारिज होने योग्य है, मतलब कोई मतलब की नहीं है, तो जांच जो की है ना उससे संबंधित जो अभिलेख है उनका प्रिंट नहीं निकला, प्रकाशन नहीं किया अखबार में, जैसे भी कुछ भी है ना। इसके बाद में करते हैं बात, केंद्र सरकार के वर्तमान या पूर्व जो मंत्री हैं वो लोकपाल की जांच के दायरे में हैं। संसद के किसी भी सदन का सदस्य या रहा है वो भी लोकपाल के दायरे में है। तीसरी बात करते हैं, संघ सरकार के ग्रुप A, B, C, D के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी की जो जांच है वो लोकपाल कर सकता है। इसके अलावा बात करते हैं, संसद द्वारा किसी अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान या केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्थान का जो अध्यक्ष या कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध भी लोकपाल जांच कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विदेशी अभिदाय मतलब विनिमय अधिनियम 2010 के तहत अधीन किसी विदेशी स्रोत से 1 वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राशि से अधिक दान प्राप्त करने वाली संस्थान के निदेशक, प्रबंधक, सचिव व अन्य अधिकारी है या रहा है तो उसकी भी जांच कर सकती है। देखो फॉरेन जो एक्सचेंज है ना उस अधिनियम के अनुसार है ना, विदेशी स्रोत से 1 वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक या केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राशि से अधिक दान प्राप्त करने वाली कोई संस्था है तो उसके निदेशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य अधिकारी के विरुद्ध है ना लोकपाल जांच कर सकता है। इसके बाद में बात करते हैं, किसी राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में सेवारत सरकारी कर्मचारियों की जांच हेतु राज्य सरकार की सहमति लेना अनिवार्य होगा। जैसे राज्य सरकार के अधीन कोई सेवाएं हैं, उनमें कोई कर्मचारी सेवारत है तो उसकी जांच करनी है तो राज्य सरकार की जो सहमति लेना अनिवार्य है। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं, लोकपाल की न्यायपीठों का जो गठन है उसकी बात करते हैं। लोकपाल की अधिकारिता का जो प्रयोग है उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जाता है। लोकपाल की जो अधिकारिता है, ऑथोरिटी जो है ना, उसका प्रयोग कौन करता है, उसके न्यायपीठ करते हैं। देखो इसके बाद में बात करते हैं, एक न्यायपीठ अध्यक्ष वह कम से कम 2 सदस्यों से मिलकर बनेगी। लोकपाल की एक जो न्यायपीठ है एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्यों से मिलकर बनेगी तथा प्रत्येक न्यायपीठ में साधारणतः कम से कम 1 न्यायिक सदस्य होगा। देखो प्रत्येक जो न्यायपीठ है ना उसमें कम से कम 1 न्यायिक सदस्य होना जरूरी है, या तो जज होना चाहिए या वकील होना चाहिए, हालांकि जज ही हैं यहाँ पे अधिकतर ना। यदि न्यायपीठ लोकपाल के अध्यक्ष से मिलकर बनती है तो ऐसी न्यायपीठ की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा ही की जाएगी। अगर न्यायपीठ है लोकपाल के अध्यक्ष से मिलकर बनती है तो न्यायपीठ की अध्यक्षता लोकपाल का अध्यक्ष ही करेगा। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं लोकपाल की शक्तियाँ, लोकपाल के पास क्या क्या पावर हैं। तो देखो, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन को लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में दिल्ली पुलिस स्थापन पर अधिरक्षण करने और निर्देश देने की शक्तियां होंगी। देखो लोकपाल की शक्तियों को अपन पुनः देखते हैं। देखो पहली शक्ति क्या है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन को लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में दिल्ली पुलिस स्थापन पर अधिक्षण करने और निर्देश देने की शक्तियाँ होंगी। मतलब दिल्ली पुलिस को जांच करने के लिए निर्देश देने की शक्ति है, कहने का मतलब ये है। दूसरा है, लोकपाल द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन को निर्दिष्ट किसी मामले पर
अन्वेषण करने वाले उसके किसी अधिकारी को लोकपाल के अनुमोदन के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। देखो, दिल्ली लोकपाल के द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन को निर्दिष्ट किए मामले का अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी को लोकपाल के अनुमोदन के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। देखो, थोड़ा क्लिष्ट शब्द है यहाँ पे। नेक्स्ट है लोकपाल की शक्तियाँ देख रहे हैं। लोकपाल के पास जांच से संबंधित दस्तावेजों की तलाशी लेने और उसका अभिग्रहण करने का अधिकार है। जो लोकपाल है ना, उसके पास क्या है कि जांच से संबंधित जो दस्तावेज है उसकी तलाशी ले सकता है और उसी का अभिग्रहण करने का अधिकार उसके पास है। नेक्स्ट बात करते हैं, जांच के प्रयोजन हेतु लोकपाल के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। जब लोकपाल जांच कर रहा है तो उसके पास किसकी पावर ट्रांसफ़र हो जाती है? सिविल कोर्ट की। इसके बाद में बात करते हैं, केंद्रीय व राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने की शक्ति लोकपाल को प्राप्त है। केंद्र और या राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? लोकपाल को प्राप्त है। इसके बाद में बात करते हैं भ्रष्टाचार के आरोप की जांच। भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के दौरान आवश्यक होने पर संबंधित लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश कर सकता है। देखो, भ्रष्टाचार की जांच के दौरान यदि ज़रूरत पड़ी तो लोक सेवक के ट्रांसफ़र या सस्पेंड की सिफारिश कर सकता है लोकपाल। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिवेदन, मतलब लोकपाल जो अपनी रिपोर्ट किसको देगा। देखो, नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिवेदन। लोकपाल प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रख पाएगा। लोकपाल की सलाह को स्वीकार नहीं करने पर उसका कारण बताना होगा। अगर लोकपाल की जो सलाह है उसको स्वीकार नहीं किया तो उसका कारण बताना होगा। नेक्स्ट बात है, अधिनियम के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, संसद में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों और सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। मतलब संसद में कोई बात कह दी और वोट दे दिया, उसके मामले में मंत्रियों और सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं हुआ, क्योंकि संसद में कई बार वोट बैंक के लिए आदमी कई ऐसे उल्टे सीधे बयान दे देता है। तो देखो, नेक्स्ट बात है, अधिनियम में समय सीमा की स्पष्ट रूप से निर्धारित है। प्रारंभिक जांच हेतु 3 माह है और जिसे 3 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है। देखो, अधिनियम में जो समय सीमा है ना उसको स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि प्रारंभिक जांच हेतु 3 माह और जिसे 3 महीने तक और बढ़ाया जा सकता है, मतलब 6 महीने। विधिवत जांच हेतु 6 माह और जिसे 6 महीने के लिए और बढ़ाया सकता है। प्रारंभिक जांच के लिए 3 माह और 3 माह तक और बढ़ाया जा सकता है और विधिवत जांच के लिए 6 महीने और उसको 6 महीने तक और बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विशेष अदालत का गठन कर मुकदमा चलाया जाता है जिसके लिए समय सीमा 1 साल है। मतलब विशेष अदालत का गठन किया है, उसके बाद मुकदमा चलाया जाता है और जिसकी समय क्या है, समय सीमा क्या है, 1 साल है, जो 1 साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है ना। 1 साल है और 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं, अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या, तुच्छ या भंग करने वाली शिकायत के संबंध में दोष सिद्ध पर 1 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। मतलब अधिनियम के अधीन कोई झूठ बोल दिया, तुच्छ या तंग करने वाली शिकायत के संबंध में दोष सिद्ध होने पर 1 वर्ष के कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकपाल अपराध के 7 वर्ष बाद की गई शिकायत का अन्वेषण नहीं कर सकता। अपराध के 7 साल हो गए और उसके बाद में आप शिकायत कर रहे हैं तो उसका कोई जांच नहीं करेगा लोकपाल। नेक्स्ट बात है, किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लोकपाल स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो लोकपाल जो है ना स्वतः संज्ञान नहीं लेते हुए कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। मतलब खुद से कोई वो
जब तक कोई कंप्लेन नहीं जाएगी तब तक कोई कार्रवाई नहीं करता। लास्ट में बात करते हैं लोकपाल से संबंधित तथ्य। भारत के पहले जो लोकपाल थे वो है पिनाकी चंद्र घोष, जो 2019 से 22 तक रहते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। वर्तमान में जो लोकपाल हैं वर्तमान में जो लोकपाल हैं, आगे बात करते हैं कि वर्तमान जो लोकपाल हैं वो कौन है। अजय माणिकराव खानविलकर, जो 10 मार्च 2024 से अभी तक हैं। वर्तमान लोकपाल कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर हैं। वर्तमान में देखो सदस्य कौन कौन है लोकपाल में, तो देखो सबसे पहले है जस्टिस एल नारायण स्वामी, ये न्यायिक सदस्य हैं। दूसरे हैं श्री संजय यादव, ये भी न्यायिक सदस्य हैं। श्री सुशील चंद्रा, पूर्व चुनाव आयुक्त हैं। श्री ऋतुराज अवस्थी, न्यायिक सदस्य हैं। श्री पंकज कुमार, ये सदस्य हैं। तो देखो कौन कौन से हैं। हाँ सॉरी, एक लास्ट है श्री अजय तिर्की, ये भी क्या हैं? सदस्य हैं। तो देखो लोकपाल के कौन कौन से सदस्य हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। तो देखो सबसे पहले है श्री एल नारायण स्वामी, दूसरे हैं श्री संजय यादव, तीसरे हैं श्री सुशील चंद्रा, चौथे हैं श्री ऋतुराज अवस्थी, पांचवें हैं श्री पंकज कुमार और छठे हैं श्री अजय तिर्की। तो ये वर्तमान में लोकपाल के क्या हैं? सदस्य हैं। तो यहीं पे अपना लोकपाल समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले।